गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक पेपर लेके आया हूं जो था एआरओ का पेपर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर उत्तराखंड का पेपर है। तो इसमें आप देखना 100 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा और 100 क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको एआरओ का एग्जाम देना है तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि एआरओ के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड और बाकी जीएस और सारी चीज़ें। और इसमें कुछ नई चीज़ें आती है, कुछ लैटिन के शब्द आते हैं, उसकी शब्दावली से आपसे उनके मतलब पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें भी, ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ एक भी पार्ट स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखना और कॉपी पेन हाथ में पहले पकड़ के बैठ जाओ और ये देखना कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पाए। मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक फटाफट आप अपना आंसर जो है बताना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना और जितने क्वेश्चन सही हो पाएंगे उसमें फिर लास्ट में उसको जो है कैलकुलेट कर लेना कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाया। ठीक है, उसके बाद कमेंट करके आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाया। तो दोस्तों देखिए, ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं जो है वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। भाई देखो, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा बताना, तो यह है बोमडिला दर्रा। ऑप्शन डी यहाँ पर को सही है दोस्तों, बोमडिला दर्रा है। ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये वाले टर्म को याद रखना है आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहां पर है। भाई सर्वाधिक कोयले का भंडार कहां पर है भारत में। देखिए ये क्वेश्चन आप आंसर फटाफट से अपने कॉपी में लिखो। एक का जैसे आपको आंसर है, 2 का डी आंसर सही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि 2 का डी है, आप 2 का डी लिखना आगे से। जब मैं आंसर बताऊंगा उसमें अगर सही निकला तो सही कर देना, गलत निकला तो गलत। लास्ट में देखना आपका कितना सही और कितना गलत। ठीक है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही आपको फायदा होने वाला है इस पेपर के, इस क्लास, इस सेशन के बाद। ठीक है, तो 2 का आंसर दोस्तों यहाँ पर को झारखंड है। तो सर्वाधिक कोयले का भंडार कहां पर को पाया जाता है, झारखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पर सीधे सीधे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस में स्थित है। भाई पंचमढ़ी हिल स्टेशन, इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, फटाफट आपने आंसर क्लिक कर लिया होगा, मुझे पता है। तो आंसर अब मैं बताता हूं दोस्तों, ये सतपुड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां पर स्थित है, ये सतपुड़ा में स्थित है, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल का कटोरा, देखिए चावल का कटोरा या चावल की कटोरी के नाम से फेमस है। ठीक है, चावल की कटोरी के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, ये होन्शु। ठीक है, होन्शु को जापान के जो है ये इस द्वीप को जापान के चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ग्रुप सी में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना आपको। ठीक है, तो कौन जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसका सही जवाब है गहन कृषि। ठीक है, ऑप्शन ए है गहन कृषि। चलिए आगे, हुदहुद चक्रवात। अब देखिए हुदहुद चक्रवात, ये इस पर ध्यान देना है आपको। हुदहुद क्या है, सब अभी कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि हुदहुद क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से चक्रवात क्या है, 2-3 सुनामी, चक्रवात और तूफानों के, इन चीजों के नाम दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से जो है मैच करना आपको, कौन सा चक्रवात है, कौन सा क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो हुदहुद क्या है, एक चक्रवात है। तो हुदहुद चक्रवात भारत के निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में से किससे संबंधित था। तो आपका सही आंसर है दोस्तों आंध्र तटीय प्रदेश। ठीक है, आंध्र तटीय प्रदेश। अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में और अधिक जानते हैं तो कमेंट करना है आपने। ठीक है, कमेंट करना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्याह्न रेखाओं में ग्रीनविच माध्य समय कहां से लिया गया है। कितनी बार, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है दोस्तों। ठीक है, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बताइए आपकी मध्याह्न रेखाओं में ग्रीनविच माध्य समय कहां से लिया या माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 0 डिग्री से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र को पहचानिए। देखिए प्रमुख लौह क्षेत्र, ये क्वेश्चन, महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र को पहचानना है। कहाँ का है, ये यूएसए का है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन के जो मेन पार्ट होते हैं उस पर ध्यान देना, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों डुलूथ, मेसाबी और वर्मिलियन। ठीक है, डुलूथ,
मेसाबी और बर्मिलियन, जहां पर जो है ये महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र हैं। ठीक है, लौह अयस्क खनन केंद्र हैं यूएसए के डुलुथ, मेसाबी और बर्मिलियन। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर को सीधा सीधा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भाई सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार आंख बंद करो और आंसर पे क्लिक कर दो, बिहार। ठीक है, और कितना है यहाँ का जनघनत्व भैया कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रही है, कितनी चल रही है, आपको ये चीज जांचनी भी है। ठीक है, ऑप्शन डी बिहार, बिहार का जनघनत्व कितना है, ये अभी भी इतना ही है, सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का ही है। ठीक है, अगर पता है सबसे कम कहाँ का है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताओ आप। ठीक है, डिस्कशन करोगे, लिखोगे तभी ज्यादा सीखोगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह और इस्पात संयंत्र है। बोकारो लौह और इस्पात संयंत्र कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, झारखंड में। ठीक है, बोकारो लौह और इस्पात संयंत्र कहां पर है, ये झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी के स्थित आती है, मुख्य श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो किस मुख्य श्रेणी में है भाई, कौन सा पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल के बारे में बात कर रहा है तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाए, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जेनोवा निम्नलिखित देशों में से किस एक देश का प्रसिद्ध और प्रमुख बंदरगाह है। जेनोवा, ठीक है, तो ये जिनेवा नहीं है, जो जिनेवा है वो नहीं है, ये जेनोवा है। ठीक है, तो जेनोवा निम्नलिखित देशों में से किस एक देश का प्रसिद्ध और प्रमुख बंदरगाह है, तो कौन से देश का है, ये इटली का है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य तापी शक्ति परियोजना, देखिए अब ये चीज ध्यान रखना, इंदिरा गांधी भव्य या सुपर तापी शक्ति परियोजना, तो ये कहां पर है, तो ये शक्ति परियोजना कहां पर है, ये आंसर आपको बताना है। तो सीधे सीधे जवाब इसका हरियाणा हो जाएगा दोस्तों, पहला आंसर इसका ऑप्शन ए। उसके बाद है, निम्नलिखित हिमालयी घाटियों में शिपकिला दर्रा स्थित है। अब देखिए शिपकिला दर्रा, ठीक है, हिमालय घाटियों में शिपकिला दर्रा जो है कहां पर है। ठीक है, शिपकिला दर्रा कहां पर है, सतलज घाटी में है दोस्तों, ये ऑप्शन सी है यहाँ पर, सतलज घाटी में। ठीक है, चलिए अगला है, हांगहो नदी। ये देखिए हांगहो नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप सी का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, हांगहो नदी जो चीन के शोक के नाम से जाने जाते, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है इसमें ना, इसलिए बोल रहा हूँ इसका फेवरेट क्वेश्चन है। हांगहो नदी चीन के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। अभी इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो हांगहो नदी जो चीन के शोक के नाम से जानी जाती है, निम्नलिखित में से किस में गिरती है। भाई यहाँ पर अलग तरीके से पूछ दिया, निम्नलिखित किस में गिरती है पूछ दिया इसने। ठीक है, तो ये पीला सागर में गिरती है। ठीक है, पीला सागर में गिरती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहूंगा दोस्तों, 50,000 हमारे सब्सक्राइबर हमारे YouTube परिवार होने वाला है, तो प्लीज जैसे जो है इस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 50,000 होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी आप लोग इसको 50,000 पूरे कर पाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसको 50,000 पूरा कर दो। ठीक है, और बाकी लोग तो इसको बहुत जो है शेयर करो दबा के यार हमारे वीडियोज को, ताकि जल्दी से जल्दी 50,000 का हमारा YouTube परिवार बन जाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। भाई किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पंजाब में। ठीक है, ये तो आंख बंद करके आपको पता ही होगा भाई, पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की संख्या है। ठीक है, अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा संख्या पंजाब में। अगला है, प्रथम विश्व विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले था। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। भाई क्रिप्स मिशन आया था 22 मार्च 1942 को। ठीक है, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो जरूर कमेंट करना है, आपने उसको वहीं पर क्लियर करना है, मैं तुरंत जवाब दूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा और उसके बारे में डिटेल में, या कोई कहीं पर गलती हुई होगी उसको मैं सुधार करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और कमेंट करके भी बताऊंगा। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास और बंबई में रिकॉर्ड न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1797 में किया गया था भाई, ये 1797 में किया गया था। अगला है, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम, ठीक है,
मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। तो कंपनी को जो है बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी, किसके द्वारा? मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा। तो ये की गई थी 1765 में दोस्तों, ठीक है। कब की गई थी? 1765 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझना है आपने, ठीक है। तो अब देखिए तो कहां पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी। अब ये पूछ रहा है भाई, इसका आंसर है कलकत्ता में, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर सही है, कलकत्ता। अगला है, बंबई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे, वर्ष कब रहे थे भाई? ये 1534, ठीक है, 1534 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है? भाई तकलामाकन क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तकलामाकन क्या है? निम्नलिखित में से मरुस्थल है, ठीक है। 3 आपको किसी और चीज का नाम दे देगा और एक मरुस्थल तकलामाकन दे देगा, तो आप वहां पर घूम जाएंगे कि क्या चीज है। तो तकलामाकन क्या है? एक मरुस्थल है। तो ये पूछ रहा है किस देश में स्थित है, तो ये है चीन में, ठीक है। तकलामाकन कहां पर है? चीन में है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस चार्टर या राजपत्र के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई थी? भाई ये की गई थी 1726 के चार्टर के अंतर्गत, ठीक है। 1726 के चार्टर के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। चलिए और किसमें? इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। भाई लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो कब कहाँ की गई थी? ये है आपका उत्तर सही, प्रथम विश्व विधि आयोग में, ठीक है। प्रथम विधि आयोग में की गई थी। अगला है, चोल्ट्री कोर्ट मामलों से संबंधित था। तो चोल्ट्री कोर्ट मामलों से जो है संबंधित क्या था? तो ये है दोस्तों छोटे मोटे वादों से संबंधित था। ये चोल्ट्री कोर्ट मामलों से क्या संबंधित था? छोटे मोटे वादों से ये संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज भी शामिल होता था, जिसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दरोगाए अदालत कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? दरोगाए अदालत। क्या था? 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित, ठीक है। इस किसके अंदर स्थापित है? 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित है। कौन सा? सदर निजामत अदालत, ठीक है। इसमें एक भारतीय जज भी शामिल होता था, जिसे क्या कहा जाता था? दरोगाए अदालत कहा जाता था। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। अगला 28वां क्वेश्चन है, उपशमन का अर्थ है। भाई उपशमन का क्या अर्थ है? ठीक है, फटाफट से पहले आपको अपना आंसर क्लिक करना है, ठीक है। उपशमन का अर्थ क्या है? तो ये कम कर देना, उपशमन का अर्थ होता है दोस्तों कम कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्याय मित्र वह व्यक्ति है जो स्वेच्छा से या निम्नलिखित में से किसी के आमंत्रण पर न्यायिक कार्यवाहियों में न्यायालय की सहायता करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायालय के, ठीक है। तो किसके आमंत्रण पर करता है? न्यायालय के आमंत्रण पर करता है। ऑप्शन सी यहां पर को सीधे सीधे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सूत्र यूबी जस ईबी रेमेडियस इंगित करता है। सूत्र यूबी जस ईबी रेमेडियस क्या इंगित करता है? तो जहां अधिकार है वहां उपचार है, इसको इंगित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको आगे देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे शब्द जो लैटिन से शब्द होते हैं, उनका मतलब समझना होगा आपको, मतलब उनका आंसर देना होगा कि उनका क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो ये पेपर इस तरीके के बनते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ भी पूछी जाती है, ये जो है ARO के एग्जाम वगैरह में, ठीक है। चलिए अब है 31, रेनवाई का सिद्धांत संबंधित है। रेनवाई का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि से। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित है कौन सा? रेनवाई का सिद्धांत। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ को, और रेस इप्सा लोक्यूटर सूत्र इंगित करता है। रेस इप्सा लोक्यूटर सूत्र क्या इंगित करता है? घटना स्वयं प्रमाण है। घटना क्या है? स्वयं प्रमाण है, इसको इंगित करता है। ऑप्शन ए यहां पर को सही है। अगला है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस से तात्पर्य है। तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो यह है यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ठीक है। यथावश्यक परिवर्तनों सहित इसका तात्पर्य है।
अगला है इंटर एलिया से क्या तात्पर्य है भाई? इंटर एलिया, अगर आप चाहेंगे इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाने के लिए, इनका मतलब समझाने के लिए, ये पूरी चीज़ें होती क्या हैं, कैसे इनको पहचाना जाता है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएंगे तभी उसकी इंपॉर्टेंस का मुझे पता चलेगा और मैं इसका वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो 34 इंटर एलिया से क्या तात्पर्य है भाई? अन्य बातों के साथ। इसका तात्पर्य क्या है? अन्य बातों के साथ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35वां, अधिस्थगन से तात्पर्य है। तो अधिस्थगन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, आपने आंसर अभी तक क्लिक कर दिया होगा, आपने आंसर क्लिक कर दिया होगा। आपने अभी देखिए 4 ऑप्शन है, थोड़ा लंबे ऑप्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें टाइम दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलो अभी कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर है एक निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान मुलतवी रखने का विधिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सही है। चलिए अगला है अपकरण से क्या तात्पर्य है भाई? अपकरण से क्या तात्पर्य है? विधिक कार्य का अनुचित पालन। ठीक है, अपकरण से क्या तात्पर्य है? विधिक कार्य का अनुचित पालन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजूस डेम जेनेरिस से क्या तात्पर्य है? इजूस डेम जेनेरिस से क्या तात्पर्य है भाई? मैंने कहा था लैटिन का शब्द है, ये लैटिन टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है उसी प्रकार का। ठीक है, क्या मतलब होता है? उसी प्रकार का, द सेम काइंड। ठीक है, द सेम काइंड, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूडम पैक्टम से क्या तात्पर्य है? ठीक है, न्यूडम पैक्टम का क्या अर्थ होता है? कोई बता सकता है क्या? न्यूडम पैक्टम का क्या अर्थ होता है? ये भी क्या है? लैटिन टर्म है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों नेक्ड प्रोमिस। ठीक है, यानी कि बिना प्रतिफल के। ठीक है, बिना प्रतिफल के, नेक्ड प्रोमिस भी इसको बोल सकते हैं। तो न्यूडम पैक्टम का मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सोना नाना ग्राटा शब्दावली का क्या अर्थ है? पर्सोना नाना ग्राटा शब्दावली का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होता है किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति। ठीक है, किसी देश को अस्वीकार योग्य, ठीक है, जो कि स्वीकार के योग्य नहीं है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति। चलिए आगे बढ़े। 40 नंबर का क्वेश्चन है पेडेंटी लाइट से क्या तात्पर्य है? पेडेंटी लाइट से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है वादकालीन। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला है पैक्टा संट सर्वांडा शब्दावली संबंधित है। पैक्टा संट सर्वांडा शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर मैं खाली आपको आंसर बता रहा हूँ। मैंने परसों एक हिंदी का वीडियो बनाया जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे और उसमें मैंने लगभग 1 घंटे का से ज़्यादा का समय लग गया था 20 क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कराने में। मैंने कोई भी उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमसे छूट पाई थी उस क्वेश्चन में, लेकिन उसका फीडबैक मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं मिला, ज़्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को शायद ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पसंद नहीं आ रहा है, उनको शॉर्टकट में पढ़ना ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आपको कैसा पसंद आता है ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, वैसी कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैक्टा संट सर्वांडा शब्दावली हमने बता दी। उसके बाद उपमत होना से क्या तात्पर्य है? ठीक है, उपमत होना से क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसका मतलब होता है मूक सहमति देना। ठीक है, उपमत होना का मतलब होता है मूक सहमति देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिलेंटिस बस एट नॉन डोरमेंटिवस जूरा सब वेनियंट से तात्पर्य। देखिए ये शब्दावलियां होती हैं। ठीक है, ये आपको समझनी पड़ेंगी, ये सीखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, जैसे भी हो बस आनी चाहिए थोड़ा। ठीक है, सब के सब तो नहीं कर पाते हैं लेकिन कुछ तो कर पाओ। ठीक है, 10 में से 8 तो कर पाओ, 6 तो कर पाओ, 5 तो कर पाओ, कुछ तो कर पाओ। ठीक है, तो 43 का देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है विधि जागरूक की सहायता करती है न कि सुषुप्त की। ठीक है, विधि जागरूक की सहायता करती है न कि सुषुप्त की। मतलब विधि मतलब न्याय, जागरूक मतलब जो जागरूक होता है उसकी सहायता करती है, जो सुप्त अवस्था में होता है उसकी नहीं करती है। इसका ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं। नोसिटर और सोसिस से तात्पर्य है। तो नोसिटर असोसिस से क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसका मतलब है साहचर्येण ज्ञायते, साहचर्येण ज्ञायते। अगला है एड वेलोरम से क्या तात्पर्य? भाई एड वेलोरम से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है मूल्यानुसार। एड वेलोरम से का मतलब होता है मूल्यानुसार। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रो बोनो पब्लिको का अर्थ है। तो प्रो बोनो पब्लिको का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है जनहित में। ठीक है, जनहित में। ऑप्शन सी सही है। अगला है प्राइमा फेसाई का क्या अर्थ है? भाई प्राइमा फेसाई का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है प्रथम दृष्टया। ठीक है, पहली बार देखा, ये वाला।
ठीक है। अगला है 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था? तो इसका जो है मूल लक्षण जो है मूल लक्षण किसके मध्य पृथक्करण का था? तो राजस्व और न्यायपालिका के कार्यों के मध्य। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, राजस्व और न्यायपालिका के कार्यों के मध्य। अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किया था? सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किसने किया था भाई? ये क्या था? लॉर्ड बेंटिंक ने, ठीक है, लॉर्ड बेंटिंक ने सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्किट कोर्ट ये अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया और 2 बार हो गया। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था? अब देखो इस क्वेश्चन को, मुख्य न्यायाधीश पर इम्पे पर, मुख्य न्यायाधीश इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नंद कुमार केस में, ठीक है, नंद कुमार केस में यह आरोप लगा था। अगला, ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला तो ब्लैक एक्ट क्या था? उसका आंसर देखो पहले पार्ट में, क्वेश्चन के पहले भाग में उसका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि कब पारित किया गया था? तो ये 1836 में पारित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1836 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 52, पर इक्यूरियम का अर्थ है, पर इनक्यूरियम का अर्थ क्या है? अनवधानता के कारण, ठीक है, अनवधानता के कारण इसका सही जवाब है। अगला है निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम बोझ के अदालतों ने कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? तो इसका जॉन शोर के द्वारा था ये, ठीक है, जॉन शोर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये विलियम बेंटिंक्स के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही है दोस्तों, विलियम बेंटिंक्स के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था? तो भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम जो है प्रथम बार कब पारित हुआ था? 1875 ईस्वी में, 1875 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो ये किसने बंद किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंद किया था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंद किया था। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है? तो ये क्या है दोस्तों? कार्तिकेयपुर, ठीक है, कत्यूरी की राजधानी जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या है? कार्तिकेयपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर सीधा सीधा सही हो जाता है। अपने उत्तराखंड की तरफ को अब हम चल पड़े धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? आपने लगा दिया होगा आंसर, ये है लाल कुआं में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, ठीक है। अब देखिए सूची वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 चीजें दी है, परियोजना दी है, ठीक है आपको, और उसके बाद उसकी नदी दी है, किस नदी पर बनी हुई है। देखिए इसमें खटीमा है, चीला है, छिबरो है और ढालीपुर है, इनमें से, और इधर नदी आपको जो है तीनों नदियां, चारों नदियां दी हैं। दोस्तों अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन आपको पता होगा खटीमा जो है किस नदी पर है, तो उस साइड में नेपाल के बॉर्डर बनाते हुए जो नदी है वो कौन सी नदी है दोस्तों? शारदा नदी, जिसको काली नदी भी कहा जाता है। यानी कि ए ऑप्शन जो है किससे मिल गया? 3 से। तो खटीमा कहाँ? शारदा नदी। उसके बाद आपको चीला, छिबरो वगैरह, जब आपने मेरा देहरादून वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें पढ़ा होगा तो आपको ये छिबरो, ढालीपुर ये सब आपको पता होंगी। दोस्तों ढालीपुर मैंने एक जगह बताई थी जहां पर ये परियोजना बनी है, तो वो यमुना नदी के किनारे है, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अब आपको देखना है क्या ए का 3 और डी का 2, ये चीज आपको पता चल गई, ठीक है। ए का 3 और डी का, देखिए खटीमा हमने कहा शारदा और ढालीपुर कहा यमुना, ये 2 ही ऑप्शन आने चाहिए।
आपको 2 आ गए तो आप सीधे देखेंगे A का 3, 2 ऑप्शन में B और C में है, ठीक है। B और C में जो है A का 3 है। अब हमने देखा ढालीपुर D का 2, ठीक है। D2 आप देखेंगे किस में है, ऑप्शन C में है, तो सीधे सीधे आंख बंद करो और ऑप्शन C में मुहर लगा दो, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद B का 4 है, चीला जो है गंगा नदी पर है, रह जाता लास्ट एक, तो छिबरो कौन सी नदी पर है, टोन्स नदी पर है। इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन C यहाँ पर सीधा सीधा सही हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तृतीय क्षेत्र का योगदान इसमें बढ़ रहा है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि तृतीय क्षेत्र क्या है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था। तो विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन यहाँ पर को C सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। भाई देहरादून वाला जो वीडियो अगर आपने देखा है तो इस क्वेश्चन को आप आंख बंद करके इसमें मुहर लगा सकते हो। तो ये था वन अनुसंधान संस्थान। होमवर्क क्या है आप पहले ही समझ गए मेरे बोलने से पहले। तो वन अनुसंधान संस्थान के बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। तो ये मुख्य सीमांत भ्रंश या मुख्य सीमांत शेप जो है ये लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। ऑप्शन A सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। भैया आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। सभी लोग गणितज्ञ हैं, आप सभी को गणित बहुत ही ज़्यादा आती है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो आपको साक्षरता को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ को लगाना है दोस्तों। तो सबसे कम यहाँ पर को आप देखेंगे हरिद्वार की साक्षरता है, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर। ये जो है जो क्रम है ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। फिर वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। दोस्तों दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में है, भागीरथी नदी टिहरी बांध जो है भागीरथी पर बना है, एक दूसरे से संबंधित है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में है, और रूपकुंड बागेश्वर ये जो है मैजिंग नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन D इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन D इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रूपकुंड कहाँ पर है, ये चमोली में है, ठीक है, बागेश्वर नहीं है। ये कहाँ पर होगा, ये है चमोली, ठीक है, ऑप्शन D यहाँ पर को सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। भाई सर्वोच्च शिखर के बारे में पूछ रहा है, नंदा घुंगटी, पंचाचूली, नंदाकोट, हरदेवल। ये हरदेवल पता नहीं भाई, ये ऑप्शन D पता नहीं, ये मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। लेकिन जैसे नंदा घुंगटी, तो नंदा घुंगटी की ऊंचाई दोस्तों ये चमोली में और 6309 है इसकी, ठीक है, 6309, ठीक है। नंदा घुंगटी 6309 है, और नंदाकोट की 6861 है, ठीक है, 6861 है। और पंचाचूली की है 6904, ठीक है, 6904 है पंचाचूली की। अब देखो यहाँ पर तीनों की मैंने आपको बता दी। हरदेवल पता नहीं क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैंने इसमें सर्च करने की कोशिश भी की, मुझे तो नहीं मिला। तो आप लोगों को अगर इसके बारे में पता है तो जरूर आप लोगों को इसको जो है अपडेट करना है कमेंट करके। तो आप देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी निकल गई, पंचाचूली निकल गई 6904, ठीक है, पंचाचूली सबसे ज्यादा है 6904। वैसे देखा जाए तो नंदा देवी है तो उसकी है 7817, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पंचाचूली सही हो जाएगा, ऑप्शन B, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है कहां पर है, उधम सिंह नगर में अनुसूचित जनजाति का, ठीक है, उधम सिंह नगर। आगे उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 103 सदस्य राज्यसभा के लिए है, लोकसभा के लिए 5 सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, और राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 1 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। टोटल 70 हैं और 1 मनोनीत होता है दोस्तों। एक तो टोटल कितने हो जाते हैं, 71
हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए हरिदत्त भट्ट शैलेश जो है ये क्या है, एक राइटर हैं, लेखक हैं, और दूसरा कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी है। और उसके बाद जो है के एस वल्दिया, और यहाँ पर जो है के एस वल्दिया पर्वतारोही नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन डी एकता बिस्टिक क्रिकेट खिलाड़ी है। आप देखो यहाँ पर आपको 3 भी पता है ना, एक नहीं भी पता होता तो आप वैसे ही कर लेते इसको। तो इसका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना है? तो भाई कितना है महिलाओं के लिए? ठीक है, तो ये 50% है, ठीक है। पंचायत राज में तो 50% है, और पहले ये 30% हुआ करता था, ठीक है। इसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है? कुनिंद नरेशों से कौन संबंधित है? तो ये धनभूति अमोघ भूति जो है कुनिंद नरेशों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था? ये किया गया था जून 2006 में, ठीक है। जून 2006 में किया गया था रिजर्व बैंक का उप कार्यालय। कहाँ किया गया था? कमेंट करना है आपने, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। नहीं आता तब भी करना है, क्योंकि हम बताएंगे उसका आंसर आपको फिर। निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? CBRI रुड़की, उच्च न्यायालय नैनीताल, ठीक है, फूलों की घाटी चमोली, और भैरव घाटी पिथौरागढ़। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो भैरव घाटी पिथौरागढ़ ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। उसके बाद निम्न में से सुमेलित युग्म चुने। यहाँ पर भी सुमेलित युग्म चुनना है, जो सुमेलित है वही चुनना है आपको, ठीक है। बाकी 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो यहाँ पर को देखिए, सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, और हाट ये पवार राजवंश से, हाट गांव ताम्रपत्र चंद्रवंश से, पांडुवंश से ताम्रपत्र गोरखा वंश से, तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। तो ये सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर को सही है। अगला क्वेश्चन है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो खसिया टोला डांडा में जो है क्या बसाया था? आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी, ठीक है। क्वेश्चन के इस वाले पार्ट पर ध्यान देना आपने। तो ये था बालो कल्याण चंद, ठीक है, ऑप्शन सी है बालो कल्याण चंद। अगला, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? श्रीनगर में, मेरा जब वीडियो आपने अगर देखा होगा, जो मेरा उत्तराखंड का मैंने जो अंग अंग विश्लेषण सीरीज शुरू की थी, उसका मैंने आपने अगर वीडियो देखा होगा, तो श्रीनगर राजधानी किसने बसाई थी? भाई ये अजय पाल ने बसाई थी, ठीक है, अजय पाल ने बसाई थी। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो वो कौन सी नदी थी भाई? वो नदी थी पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। कौन सी नदी थी? पश्चिमी रामगंगा थी। अगला है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से संबंधित जो है इसमें संथाल नहीं है, बाकी किरात हैं, खस और जाड़ ये सभी हैं। तो संथाल जो है उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हुई थी। ऑप्शन कौन सा है? 1979, ऑप्शन बी, ठीक है। तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हुई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में स्थित नहीं है दोस्तों, देखिए लाखामंडल भी है, लाखामंडल, जौनसार और हरिपुर तीनों है। तो यहाँ पर मतिपुर मंडावर जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता अनुच्छेद 245। दोस्तों कौन सा? अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं, तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाकार का प्रयोग करते हैं? तो वो किसका प्रयोग करते हैं? निलंबित और निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है, निलंबित निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भाई कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, गलत जवाब, ठीक है। उसके बाद अब धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है सही है, ऑप्शन ए सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, वही बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर को सही हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। भाई सबको, बच्चे को भी पता होगा, ये कालसी में है, ठीक है, देहरादून। उसके बाद है, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का क्या कार्य है भाई? लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये सभी है, तीनों है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो 249 जो है किसके अधिकारों से संबंधित है? राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है 249। अगला है निम्न में किस देश में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? तो न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली जो है किस देश में, ऑप्शन में देखना है आपको, तो ये भारत और अमेरिका में है। ठीक है, भारत और अमेरिका में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? भाई सरकार का अंग कौन सा नहीं है? अब देखो, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये तीनों तो हैं, तो रह जाता है कौन? निर्वाचन आयोग, तो ये नहीं है। अगला, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने, ठीक है, कौन से संशोधन ने किया है नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान? तो ये था दोस्तों 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। अगला, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन ए यहाँ पर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, आगे है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। भाई लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघ सूची में दोस्तों रक्षा, विदेश मामले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य या कानून व्यवस्था, तो ऑप्शन कौन सा सही है? कानून व्यवस्था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? भाई आंग्ल समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये ऑप्शन बी सही है, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? तो क्वेश्चन देखो भाई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत की संसद की संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोनों में भाग ले सकता है महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भाई किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे आप, अनुच्छेद 44। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? तो भारत की सीमा को परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की संसद। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है, निम्न में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया था? तो अब न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मैंने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहाँ से लिया था? ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ऊपर जब हमने न्यायिक पुनरावलोकन की बात की थी तो उसमें जो है भारत और अमेरिका आया था, तो उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये भी है। मैं इसको वहीं पर बता देता, लेकिन ये क्वेश्चन आगे आने वाला था, तो इसीलिए हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है, इसके बाद और इसमें क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक आपको कमेंट करना है और उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, बार बार यही कहूँगा। और अगर वीडियो आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक उत्तराखंड का पेपर लेकर आऊँगा, प्रीवियस पेपर, और जिसमें जो है आप मेरे साथ हमेशा जो है जैसी वीडियो डालूंगा आप मेरे साथ जो है कंप्लीट सेशन में बने रहना। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।